Okay, so let's begin. Last class हमने डिस्कस किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है, लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. इन दैट वी हैड डिस्कस्ड द काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन दैट वाज इक्वल टू 3/2 pv. ठीक है, apart from that we had discussed the various velocities, the most probable, the average and the RMS. ठीक है, apart from that we had also discussed one very important term that was the Maxwell distribution curve. ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या था? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाज कि अगर सपोज करो कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ये वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, द ग्राफ शिफ्ट्स फॉरवर्ड एंड डाउन. ठीक है, ये तो चलो ठीक से नहीं हुआ. द ग्राफ शिफ्ट्स फॉरवर्ड एंड डाउन. ठीक है, एंड अगर आप यहीं पे टेम्परेचर और इंक्रीज करते जाओगे तो ग्राफ जो है और ज्यादा स्ट्रेच होता रहेगा. ठीक है, एंड और ही ये चीज फॉरवर्ड भी आगे जाता रहेगा. ठीक है, यहां तक तो सभी को ध्यान में है. ठीक है, so far whatever we have been discussing, was all related to ideal gas. ठीक है, was all related to ideal gas. ठीक है, अब जो है अब हम आते हैं रियल गैसेस पे. ठीक है, now we have to discuss real gases and we have to understand what is the difference between an ideal gas and a real gas. ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा जो हमने KTG में जो हमने 6-7 assumptions लिखे थे. ठीक है, the first assumption was molecules are hard rigid spheres वगैरह वगैरह. ध्यान में आ रहा है? ठीक है, I think we had written 6 or 7 postulates, whatever. ठीक है, so we have to look back at that. ठीक है, and see कि real gases and ideal gases में difference क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले अब आप ये समझो, सबसे पहले we'll go back to the basic knowledge that you have. ठीक है, कि अगर आप solids, liquids and gases के बीच में देखते हो, ठीक है, if you discuss solids, liquid and gases, तो in this case अगर suppose करो हम discuss करते हैं let's say इंटरमोलिकुलर स्पेसेस. ठीक है, इंटरमोलिकुलर वेकेंसीज या इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, तो कहां पे इंटरमोलिकुलर वेकेंसी, इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम होता है? ठीक है, ये आप सभी को पता है कि इन केस ऑफ गैसेस द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मैक्सिमम एंड किस केस में मिनिमम है? करेक्ट, इन केस ऑफ सॉलिड इट इज मिनिमम. ठीक है, एंड इन केस ऑफ लिक्विड इट इज इन बिटवीन. ठीक है, मैं इस सिंबल को यहाँ पे इन बिटवीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. दिस इज नॉट द एक्चुअल, जस्ट आई एम रिप्रेजेंटिंग इन दिस वे. ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा अगर सपोज करो हम डिस्कस करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो कहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? ठीक है, ये भी आपको पता है कि इन दिस केस और इन सॉलिड्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट. इंटरमोलिकुलर स्पेसेस या इंटरमोलिकुलर वेकेंसी. ठीक है, so in case of solids the intermolecular force of attraction is maximum. In case of gas the intermolecular force of attraction is minimum. ठीक है, and in liquids it is in between. ध्यान में आ रहा है सभी को? ठीक है, एंड इसके अलावा देयर इज आल्सो वन मोर थिंग दैट यू ऑलरेडी नो. अगर हम डिस्कस करें कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इज कि आप एक सब्सटेंस को कितना स्क्वीज कर सकते हो. ठीक है, मैंने अभी तक कुछ भी डिस्कस खास नहीं किया है. ठीक है, आई हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग एट ऑल. मैंने यही डिस्कस किया अभी तक. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस कंप्रेसिबिलिटी. ना अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि इज इट कंप्रेसिबल और इज इट नॉट कंप्रेसिबल. ठीक है, इतना ही, कंप्रेसिबल और नॉट. ठीक है, सो सॉलिड्स कंप्रेसिबल और नॉट. ठीक है, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल. ठीक है, लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल एट ऑल. सॉलिड्स को आप फिर भी कंप्रेस कर सकते हो, लिक्विड्स कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकता है. ठीक है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ लिक्विड्स. ठीक है, लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल एट ऑल. एंड व्हाट अबाउट गैसेस? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. ठीक है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. ठीक है, ये सारे फैक्ट्स जो है ये आपको अभी तक अपने 10th क्लास से ही, और ये आपने ये सब जो है 10th क्लास में पढ़ा होगा. ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस.
नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग कि अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान दूं, ठीक है, वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नाउ इफ आई हैव टू कन्वर्ट अ गैस टू अ लिक्विड, ठीक है, ध्यान दो, if I have to convert a gas to a liquid, the intermolecular force of attraction is increasing or decreasing, ठीक है। अगर आप गैस टू लिक्विड जा रहे हो, गैस टू लिक्विड अगर आप जा रहे हो, तो नेचुरली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यस नो, ठीक है। एंड आपने रियल लाइफ में गैसेस को लिक्विड फॉर्म में सुना ही है, ठीक है। आपने डेफिनेटली मूवीज में लिक्विड नाइट्रोजन सुना है, ठीक है, आपने लिक्विड ऑक्सीजन भी सुना है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप कोई साईफाई मूवी देख रहे हो तो उसमें आपने लिक्विड हीलियम भी सुना होगा, ठीक है। तो द पॉइंट इज गैसेस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड्स, ठीक है, एंड व्हेन gases are converted to liquids, in that case their intermolecular forces of attraction should increase, yes no, यहां तक तो सभी को क्लियर है, करेक्ट, यहां तक जो है यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अब देखो जो हमने केटीजी में बहुत सारे अजम्पशंस लिखे थे, ठीक है, जो हमने केटीजी में, ध्यान दो, IMFA इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। सो अब देखो जो हमने केटीजी में काफी सारे अजम्पशंस लिखे थे, ठीक है, आप लोग मुझे बस एक दो वर्ड बताना, बाकी का मुझे समझ में आएगा कि आपको याद है, ठीक है। सो केटीजी में फर्स्ट अजम्पशन वाज हार्ड रिजिड स्फीयर्स, ठीक है। व्हाट वाज एनी अदर, कोई सा भी और बताओ, करेक्ट, दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन व्हिच वाज आल्सो कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। व्हाट वाज द अदर वन, करेक्ट, all collisions are elastic, all collisions are elastic, ठीक है, करेक्ट, दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर जीरो, ठीक है, दैट इज मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ऑन वन अनदर, ध्यान में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद यस, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज जीरो, ठीक है, और नेग्लिजिबल, ठीक है। उसके अलावा प्रेशर, pressure is because of collisions with walls, ठीक है, यही सारे assumptions थे, यही सारे assumptions थे, ठीक है। अब देखो from what we have just studied, ठीक है, from what we have just studied, ठीक है, and out of these assumptions, इसमें से कौन सा assumption है जो कि अब false हो जाएगा, जो कि रियल गैसेस के केस में false हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि एक गैस जो है या एक रियल गैस जो है उसको मैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होना ही चाहिए, राइट, क्योंकि अगर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो लिक्विफाई नहीं होगा, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। सो our assumption of kinetic theory of gases that intermolecular force of zero, ये क्या हो गया, ये तो false हो गया, yes no, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है आइडियल गैस के लिए करेक्ट था, लेकिन रियल गैस के लिए जो है ये false हो गया, ठीक है। why, because if real gases did not have any attractive forces, then they could never be liquefied, ठीक है। अगर उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होता तो आप उसको कभी लिक्विड में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके नहीं रखते, इज दिस क्लियर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इज जीरो, ठीक है। सो जो हमारा ये वाला पॉइंट है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो, दिस पार्ट is understood to be false, ठीक है। now second thing, ठीक है, now why is gas compressible, why is liquid or solid not compressible, बताओ in your own words,
वाई इज गैस कंप्रेसिबल, पहले आप ये बताओ, वाई इज गैस कंप्रेसिबल? Correct. A gas is compressible because there is a lot of intermolecular space. ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना कि गैसेस जो है आप उसको कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि उनके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी लार्ज, एंड क्योंकि वो वेकेंट स्पेसेस है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये गैस है, इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा एंड चौथा यहाँ होगा, ठीक है, तो the volume of molecules, the volume of molecules is this, ठीक है, the volume of molecules is this, but the volume of gas is this entire thing, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बीच में इतना सारा वेकेंट स्पेस है तो इसलिए आप इस गैस को कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अब अगर सपोज करो आप इस चीज को कंप्रेस करते जाते हो, ठीक है, इफ यू कीप ऑन कंप्रेसिंग दिस, तो देखो क्या होगा, एक स्टेज पे हो सकता है यहाँ पे आए, नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अब देखो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो प्रीवियस केस से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यस नो, ठीक है, अगर मैं कंप्रेशन और भी कंटिन्यू करता जाऊं, ठीक है, इफ आई कंटिन्यू कंप्रेसिंग इट, तो अब एक पॉइंट पे क्या होगा, इट इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, ठीक है, एंड फाइनली एक पॉइंट आएगा जहां पर कि अब तो मैं इसको और बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ पे जो था, ठीक है, यहाँ पे वी कुड इजिली इग्नोर, करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे वी कुड इजिली इग्नोर द वॉल्यूम ऑफ दिस, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, ठीक है, बट क्या अब इस लास्ट स्टेज में हम इग्नोर कर सकते हैं? ठीक है, अब इस लास्ट स्टेज में जो है अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, सो इन द फाइनल स्टेज द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है, तो अब अगेन अगर हम देखें, ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा अजम्पशन फॉल्स हो गया बताओ? ठीक है, अब हमारा जो फिफ्थ अजम्पशन है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज जीरो, ठीक है, अब ये वाला अजम्पशन जो है ये फॉल्स हो गया, ठीक है, सो केटीजी में, ठीक है, सो केटीजी के हिसाब से जो आइडियल गैस एंड रियल गैस में डिफरेंसेस है, ठीक है, द टू बिगेस्ट डिफरेंस, ठीक है, एंड आपको ये दो पॉइंट्स ही याद रखना है, द टू बिगेस्ट डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ रियल गैसेस, in case of real gases intermolecular force of attraction are not zero, ठीक है, and in case of real gases volume occupied by gas molecules is also not zero। सभी को समझ में आया ना? सभी को समझ में आया? ठीक है, तो फिर आप ये दोनों पॉइंट्स कंप्लीट करो, ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। आप सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिखो, मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, intermolecular spaces, intermolecular force of attraction, and last one was compressibility, ठीक है, आप ये वाला मेंशन करो, ये वाला मेंशन करो, यहां तक पहले आप कंप्लीट करो, उसके आगे आप लिखना कि द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस आर दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, फटाफट आप कंप्लीट करो, यहां तक आप कंप्लीट करो। कौन सा पार्ट बताओ? ये तो उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, यही चीज है, यही चीज है, मैंने यहाँ पे नीचे में लिख दिया ना, ठीक है, आपको ये पॉइंट्स तो पता ही है।
सभी ने लिख लिया? ठीक है, जब आप ये कंप्लीट करो तो फिर आप इसके आगे एक और पॉइंट भी मेंशन करना ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि रियल गैसेस डिफर from ideal gas in two ways. First, real gases have attractive forces. ठीक है. Second, real gases volume of molecules is non-zero, ठीक है, और not negligible. ठीक है. डन. ओके. सो अब देखो, अब हमें यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा. ठीक है. सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग आइडियल गैस. ठीक है. लास्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ये हार्ड रिजिड स्फीयर और दिस वन हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है. Okay, so far we have been discussing ideal gases, or so far we have been discussing ideal gas equation. ठीक है. And what was the ideal gas equation? Very difficult. Ideal gas equation was correct. PV is equal to nRT. ठीक है. PV is equal to nRT. अब यहाँ पे देखो, आपको इन सभी का एक बार मैं आपको बस मीनिंग बता देता हूँ. ठीक है. सो PV is equal to nRT में हर एक टर्म का मतलब क्या था? प्रेशर. अरे कंप्लीट नहीं हुआ क्या? कंप्लीट कर लो फटाफट. डन. ठीक है. ओके. सो अब देखो, यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT का मतलब क्या था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज समझना है. ठीक है. सो P वाज प्रेशर. ठीक है. एंड प्रेशर किस लिए क्रिएट हो रहा था? हाउ वाज प्रेशर क्रिएटेड? बिकॉज ऑफ गैसेस. हाउ वाज प्रेशर क्रिएटेड? जो हमने KTG में लिखा था क्या था, बताओ. Correct. Pressure was created because the gas molecules were continuously colliding with the walls of the container. ठीक है. This is why the pressure was created. ठीक है. Now N is quantity of gas, T is temperature of the gas, R is universal gas constant. Now volume. ठीक है. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है. वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. दैट इज ट्रू. ठीक है. वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. बट इन केस ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? स्पेस अवेलेबल टू मूव फ्रीली. ठीक है. मैं फिर से बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनो. वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे होता है स्पेस अवेलेबल टू मूव फ्रीली. ठीक है. ये सेंटेंस अभी काम आएगा. अच्छा, तो सपोज करो कि ये एक ग्राउंड है. ठीक है. सपोज करो दिस इज अ प्लेग्राउंड. ठीक है. दिस प्लेग्राउंड हैज एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर. ठीक है. दिस प्लेग्राउंड हैज एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर. अगर ये प्लेग्राउंड खाली है, ठीक है, खाली है यानी कि इस पे कोई स्टेज नहीं है, इस पे अभी कोई खेल नहीं रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, देयर इज नो क्राउड इन दिस. तो हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल टू फ्रीली मूव? हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल टू फ्रीली मूव? ठीक है. ऑब्वियसली अगर पूरा का पूरा ग्राउंड जो है खाली है, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते हो. समझ में आया ना? ठीक है. बट इफ लेट्स से कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक स्टेज लगा दिया. ठीक है.
एंड बोला कि अब इस स्टेज पे कोई भी नहीं चढ़ेगा, ठीक है, स्टेज पे सिर्फ ऑफिशियल काम ही होगा, अदरवाइज स्टेज पे कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है। एंड लेट्स से दैट दिस स्टेज ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ हाउ मच फ्री स्पेस इज अवेलेबल, ठीक है। नाउ द फ्री स्पेस दैट इज अवेलेबल इज 80 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना सभी को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नाउ लेट्स से कि अच्छा इस जोन में जो है, इस जोन में परेड चल रहा है, ठीक है, इस जोन में परेड चल रहा है, दिस इज लेट्स से अनदर 30 मीटर स्क्वायर। नाउ हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल टू मूव, ठीक है, नाउ ओनली दिस मच स्पेस इज अवेलेबल टू मूव, ठीक है। एंड लेट्स से कि अब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, दिस इज ऑक्यूपाइंग अनदर 30 मीटर स्क्वायर। नाउ हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल टू मूव, ठीक है, नाउ ओनली 20 इज अवेलेबल टू मूव। सेंस आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है, ठीक है, यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है दैट इज स्पेस अवेलेबल टू मूव, ओके। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन था दिस वाज फॉर आइडियल गैस, लेकिन हमें अब किसके लिए लिखना है, हमें तो अब रियल गैस के लिए लिखना है, ठीक है। तो अब रियल गैस के लिए तो ये चीज वैलिड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब रियल गैस का प्रेशर जो है वो हो सकता है चेंज हो जाए, वॉल्यूम जो है वो हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। तो इन दिस केस हाउ डू वी राइट दिस, ठीक है, यहाँ पे आप कैसे लिखते हो, देखो वेरी सिंपल। सबसे पहले हम वॉल्यूम का टर्म देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले वी विल लुक एट वॉल्यूम का टर्म। Now this V represents the volume of the vessel, ठीक है। एंड क्योंकि ये आइडियल गैस था, ठीक है, देखो V represents volume of vessel, ठीक है। एंड जब ये आइडियल गैस था तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट कितना आएगा बताओ, वो वॉल्यूम ऑफ वेसल ही आ जाएगा, हाँ ना, क्योंकि आइडियल गैसेस के केस में मॉलिक्यूल्स जो है वो तो जीरो ऑक्यूपाई कर रहा था, तो उस केस में वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ वेसल। समझ में आया ना, ठीक है। तो अब देखो कि अगर आपके पास रियल गैस है तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, यस नो, ठीक है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो अब वेसल का पूरा वॉल्यूम मूवमेंट के लिए अवेलेबल रहेगा, उससे कम अवेलेबल रहेगा या उससे ज्यादा अवेलेबल रहेगा, ऑब्वियसली उससे कम ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अगर 10 लीटर का वेसल है उसमें से कुछ अमाउंट गैस ऑक्यूपाई कर रहा है तो मूवमेंट के लिए 10 से कम होगा। इज दिस क्लियर, सभी को समझ में आया ना, ठीक है। एक और बार आप देख लो, अगर ये आपका अगर ये आपका वॉल्यूम ऑफ वेसल है जिसमें कि आपने गैस डाला होता, ठीक है, लेट्स से इन वन केस यू हैव आइडियल गैस, इन वन केस यू हैव रियल गैस, ठीक है, एंड इन बोथ द केसेस दिस इज वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो आइडियल गैस के लिए तो सेम ही हो गया एरिया फॉर मूवमेंट, बट रियल गैस के लिए क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो आपको ये पोर्शन जो है ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो द स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट वुड बी लेस। क्लियर है ना, ओके। सो देखो मेरा यहाँ पे एटलीस्ट वॉल्यूम का टर्म क्या आ जाएगा, मेरा वॉल्यूम में कुछ करेक्शन आएगा, ठीक है। तो आई विल राइट दिस एज वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस वी सी, ठीक है। दिस वी सी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम करेक्शन, दिस वी सी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। वॉल्यूम करेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो सारे गैस मॉलिक्यूल्स मिला के, लेट्स से 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्टेज बोला कि स्टेज जो है वो 20 मीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ द वेसल वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज लेट्स से 10 लीटर, तो मूवमेंट के लिए कितना अवेलेबल है, करेक्ट, मूवमेंट के लिए अवेलेबल होगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप हर एक टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दिस v is 10, ठीक है, दिस v is 10, why, because this is volume of the vessel, ठीक है। दिस v which is correction ये आ जाएगा 1, ठीक है। एंड जब आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा स्पेस अवेलेबल टू मूव, स्पेस अवेलेबल टू मूव। इज दिस क्लियर,
ठीक है। एंड अगर यहीं पे यही चीज आइडियल गैस होता तो फिर इस चीज का वैल्यू क्या हो जाता, जीरो हो जाता। समझ में आ रहा ना? तो इन दैट केस स्पेस एबल टू मूव एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल वुड हैव बीन सेम। इज दिस क्लियर? ओके, सो अभी के लिए आपको क्या स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम के केस में एक करेक्शन होता है, ठीक है। यस, वॉल्यूम के केस में एक करेक्शन होता है, ठीक है, एंड इन दैट केस यू सब्सट्रैक्ट इट। इज दिस क्लियर? ओके, सो मूविंग ऑन, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि इन केस ऑफ प्रेशर, ठीक है, इन केस ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज क्रिएटेड व्हाई, बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो अब देखो सपोज करो कि अगर ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये जस्ट इस वॉल के साथ कोलाइड करने वाला ही है, ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इज अबाउट टू कोलाइड, ठीक है। तो यानी कि अगर ये जस्ट कोलाइड करने वाला है तो इसके राइट साइड में तो कुछ भी मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, करेक्ट। जो भी मॉलिक्यूल्स होगा वो तो इसके लेफ्ट साइड में ही आएगा, हाँ ना, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल अगर ये बस कोलाइड करने ही वाला है तो इसके राइट में तो ऑब्वियसली कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होगा, जो भी मॉलिक्यूल होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ही होगा, ठीक है। एंड जस्ट अभी हमने देखा कि दीज मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? Correct. These molecules exert attractive force on each other. ठीक है, तो यानी कि ये सारे एटम्स जो हैं, ठीक है, ये सारे एटम्स जो हैं वो इस मॉलिक्यूल को पीछे की तरफ खींच रहे होंगे, ये सारे जो है एक दूसरे को पीछे की तरफ खींच रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा चलो लेट्स डिस्कस ऑल द सिनेरियोस, ठीक है, लेट्स डिस्कस ऑल द सिनेरियोस, ठीक है। देयर आर थ्री मॉलिक्यूल्स अबाउट टू कोलाइड विद द वॉल, ठीक है, three molecules about to collide with the wall, ठीक है, and you have molecules surrounding all of them, ठीक है, you have molecules surrounding all of them. Now let's say कि in this case they exert repulsive force, ठीक है, in this case this is ideal gas so they exert no force, ठीक है, and this is your real gas, they exert attractive force, ठीक है। ये सिर्फ जो है ये समझने के लिए ही है, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि ये मॉलिक्यूल किसी भी फोर्स के साथ हिट करता, ठीक है, बट अब ये मॉलिक्यूल्स जो है इसको और भी पुश कर रहे हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो इस मॉलिक्यूल को और भी पुश कर रहे हैं, तो फिर इसका प्रेशर जो है वो आइडियल से कम आता या ज्यादा आता? ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल जो है इस मॉलिक्यूल को और भी जगह से हेल्प मिल रहा है, ठीक है, तो यानी कि इस मॉलिक्यूल का प्रेशर जो है दैट वुड ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन द आइडियल प्रेशर, यस नो? ठीक है, अच्छा, इन द नेक्स्ट केस दिस इज ऑब्वियसली द आइडियल केस, तो इसका प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू आइडियल केस ही आएगा, ठीक है, देयर इज नथिंग टू डिस्कस इन दिस वन। नाउ अब देखो, अब हमें ये केस पता है, हमें ये केस पता है, सो व्हेन इट इज एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स तो अब इसका प्रेशर क्या आ जाएगा, मोर देन और लेस देन आइडियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे द प्रेशर इज लेस देन प्रेशर आइडियल। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गो नाउ, देख लो एक बार, ठीक है। अच्छा आप लोग ये सारा नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। दिस इज रिपल्सिव, ठीक है, दिस इज रिपल्सिव फोर्स, इन दिस केस वी हैव अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, ये वाला भी आप नोट डाउन कर लो, ये वाला भी आप नोट डाउन कर लो। कहाँ पर है भाई बीसी? वॉल्यूम करेक्शन वो हम करेंगे, वॉल्यूम करेक्शन यहाँ पर है, वॉल्यूम करेक्शन इज दिस वन। ठीक है, अरे सिंपल सा ही है, देखो ये मॉलिक्यूल किसी भी फोर्स के साथ इस वॉल को हिट करता, ठीक है, अब अगर इसने इसको धक्का दिया तो ये और जोर से हिट करेगा ना, ठीक है। भाई अगर आप एक दीवार पे अपना सर फोड़ने जा रहे हो एंड पीछे से कोई आपको धक्का दे तो ऑब्वियसली और जोर से सर फूटेगा, ठीक है।
एंड अगर कोई उल्टा आपको खींच ले तो कम जोर से फूटेगा, ठीक है, उसी तरह से ही है। समझ में आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, सो नाउ सी, सो फार व्हाट वी हैव सीन, सो फार व्हाट वी हैव सीन इज कि जो स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट है, ठीक है, जो स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट है दैट इज एक्चुअली लेस, ठीक है, जो स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट है दैट इज एक्चुअली लेस, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ रियल गैस, ठीक है, इज ऑल्सो लेस। यहां तक तो सभी को क्लियर है ना? ठीक है, ओके, सो नाउ दिस इज गोइंग टू गेट अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। ठीक है, देखो हम आइडियल गैस के लिए क्या लिखते हैं, आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, P इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, P क्योंकि हम यहाँ पे आइडियल गैस डिस्कस कर रहे हैं, सो P इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, V इज स्पेस अवेलेबल टू मूव, V इज स्पेस अवेलेबल टू मूव। मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट टर्म जो है आपको स्लाइटली कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है, ओके। सो अब अगर मैं रियल गैस पकड़ता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं रियल गैस पकड़ता हूँ, प्रेशर ऑफ रियल, pressure of real, so pressure of real gas would be less than or more than ideal, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, pressure of real would be more than or less than ये वाला केस, ठीक है, सो प्रेशर ऑफ रियल इज लेस देन आइडियल गैस, ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल इफ लेट्स से प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू 5 एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड लेट्स से प्रेशर ऑफ रियल गैस इज 4 एटमॉस्फेयर, तो यानी कि मुझे प्रेशर ऑफ रियल प्लस प्रेशर करेक्शन डालना पड़ेगा, तभी जाके प्रेशर आइडियल आएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, तो यहीं पे देखो, अब यहीं से ही मेरा ये चीज कंटिन्यू होगा। कैसे? देखो कि देखो यहाँ पे ध्यान दो, प्रेशर ऑफ आइडियल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रियल प्लस प्रेशर करेक्शन, जैसे हमने यहाँ पे वीसी लिखा था, जैसे हमने यहाँ पे वीसी लिखा था विच वाज वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे पीसी है विच इज प्रेशर करेक्शन। सो अब मैं यहाँ पे पी आई को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, आई कैन सब्सटीट्यूट पी आई, सो दिस पी आई इज एक्चुअली पी रियल प्लस प्रेशर करेक्शन, आना, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ब्रैकेट क्लोज क्योंकि प्रेशर का काम जो है वो खत्म, ठीक है। नाउ व्हाट वाज वी, वी वाज स्पेस अवेलेबल टू मूव, ठीक है, एंड स्पेस अवेलेबल टू मूव कैसे आया था, दैट वाज वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस वॉल्यूम ऑफ करेक्शन, यस नो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब आपका v के जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, ये पूरा आप लिख लो, ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे माइनस क्यू आया, यहाँ पे प्लस क्यू आया, ठीक है, दोनों का सेंस जो है वो बहुत ही अलग अलग है, ठीक है, दिस इज नॉट द कंप्लीट रियल गैस इक्वेशन, वी विल कंटिन्यू, ठीक है, बट अभी के लिए आप सबसे पहले ये लिख लो, ठीक है, इन केस ऑफ वी द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कितना स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, इन केस ऑफ पी आप रियल पे कुछ ऐड कर रहे हो ताकि वो आइडियल तक पहुंचे, इज दिस क्लियर? देखो 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 देखो, आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पे रियल कंडीशंस डाल रहे हो, हाँ देखो हमने यहाँ पे एक्चुअल केस ही लिया है, ठीक है, अच्छा चलो लेट्स चेक दिस वन सेकंड, ठीक है, सी the ideal gas is PV is equal to nRT, ठीक है, this is P ideal, this is V ideal, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल
वॉल्यूम ऑफ वेसल जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेसल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम जो v लिख रहे हैं दैट इज स्पेस अवेलेबल टू मूव, ठीक है। जो हम v लिख रहे हैं दैट इज स्पेस अवेलेबल टू मूव। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट जस्ट वॉल्यूम ऑफ वेसल, दिस इज स्पेस अवेलेबल टू मूव, ठीक है। सो अभी जैसे हमने क्या निकाला कि प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो यानी कि P आइडियल इज इक्वल टू P रियल प्लस सम प्रेशर करेक्शन। तो अब मैंने इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, P रियल प्लस P करेक्शन, ठीक है। फिर वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव इज वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस वॉल्यूम करेक्शन, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी कुछ वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू nRT, ठीक है। समझ में आया ना? yes, volume correction is basically volume occupied by molecules, absolutely right, volume occupied by molecules, ठीक है। इसका मतलब वही होता है। यहां तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू राइट द एक्चुअल इक्वेशन, ठीक है। अब हम रियल गैसेस, ठीक है, आर आल्सो कॉल्ड एज वॉन डेर वाल गैसेस, ठीक है। रियल गैसेस आर आल्सो कॉल्ड एज वॉन डेर वाल गैसेस। तो अगर आपको कभी भी दिया गया है आइडियल गैस, तो इसका मतलब आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करोगे। अगर आपको कभी भी दिया गया है वॉन डेर वाल गैस, यानी कि इसका मतलब हमेशा रियल गैस होता है, ठीक है। तानिश फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट इट डाउन, आपको आगे जो है समझ में आता रहेगा, ठीक है। वी विल कंटिन्यूअसली डिस्कस दिस, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ओके। सो इन केस ऑफ रियल गैस द इक्वेशन इज Pv equal to nRT. In case of in case of ideal gas the equation is Pv is equal to nRT. In case of real gas, अब आप ये लिखते जाओ, ठीक है, पहले आप लिखते जाओ, the equation is, or the van der Waal equation is वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये परफेक्टली याद रखना है। दी वॉन डेर वाल इक्वेशन इज P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। आप सिर्फ ये लिख लो, इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है। वॉन डेर वाल हैज डन इट्स डेरिवेशन, सो वी आर गोइंग टू अज्यूम इट इज ट्रू, ठीक है। लिख लो, फिर मैं हर एक टर्म का मतलब बताता हूँ। कुछ नहीं, बस अभी लिखते जाओ। यस, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वॉल्यूम, ठीक है। P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एन इज यही वाला एन है, ठीक है, इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो अब देखो इस इक्वेशन को देखते हुए एंड इस इक्वेशन को देखते हुए जो प्रेशर करेक्शन टर्म है दैट इज इक्वल टू, प्रेशर करेक्शन टर्म किस चीज के बराबर आएगा बताओ? अरे देख लो, इसको देखते, करेक्ट। तो जो आपका प्रेशर करेक्शन टर्म है दैट विल बिकम ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है। एंड जो वॉल्यूम करेक्शन टर्म है ये क्या आ जाएगा बताओ? ठीक है, ये आपका आ जाएगा n इंटू बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हर एक टर्म का नाम क्या है, आपको इसमें से मैक्सिमम आता ही है। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज मोल्स, ठीक है, N इज मोल्स, V इज वॉल्यूम, N इज मोल्स, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, A एंड B, ठीक है, A एंड B आर कॉल्ड एज वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स, ठीक है। लिख लो, A and B are known as or are called as van der Waal constants. लिखिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो सारे टर्म्स का, कई काफी लोग इसको वॉन्डर वॉल भी बोलते हैं, ठीक है, डजंट मैटर, आप इसको जैसे चाहे वैसे बोल सकते हो।
ठीक है, यस, सारे टर्म्स जो है वो एज इट इज आपको ऑलरेडी आते ही है। ठीक है, सिर्फ ए एंड बी ही है जो कि नया है। ए एंड बी आर कॉल्ड एज वंडरवॉल कांस्टेंट्स। ठीक है, कई बार आप काफी लोग ऐसे सुनोगे वंडरवॉल जैसे भी। ठीक है, तो व्हाटएवर यू वांट टू से। लिख लिया? बता रहा हूँ, यहाँ तक लिख लिया? ठीक है। सो अब देखो, जस्ट टू रिकैप, द वॉल्यूम करेक्शन टर्म was because of volume occupied by molecules? Yes, no? The volume correction term, बता रहा हूँ देखो, the volume correction term was because of volume occupied by molecules. ठीक है, तो नेचुरली हर एक मॉलिक्यूल का साइज जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, अगर आप लेट्स से H2 ले रहे हो वर्सेस अगर आप Cl2 ले रहे हो, तो किसका साइज लार्जर होगा? ऑब्वियसली Cl2 का साइज लार्जर होगा। ठीक है, लेट्स से अगर आप लेट्स से N2 ले रहे हो, ठीक है, एंड अगर आप CH3 COOH ले रहे हो, तो किसका साइज लार्जर होगा? ठीक है, ऑब्वियसली इसका साइज जो है वो लार्जर होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम करेक्शन वाज कनेक्टेड टू ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यानी कि बी वाला टर्म जो है, बी वाला टर्म इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर ज्यादा ज्यादा कॉमनली इसको हम ऐसे बोलते हैं कि बी इज रिलेटेड टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बी इज रिलेटेड टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे? देखो, अगर बी का टर्म इंक्रीज करेगा, ठीक है, जैसे कि अगेन दिस इज योर प्लेइंग फील्ड। ठीक है, अगर छोटे मॉलिक्यूल्स है तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, एंड यू विल हैव मोर स्पेस टू मूव। लेकिन अगर ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो ऑब्वियसली दे विल ऑक्यूपाई अ लार्ज पोर्शन। ठीक है, एंड लेस स्पेस विल बी अवेलेबल टू मूव। सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सो बी बी is related to volume of molecules or size of molecules. ठीक है, and as size increases, B also increases. ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सा ही एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, अगर आपके पास एक बेंच है, ठीक है, बेंच पे मैंने बोला कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स बैठेंगे। ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट अच्छा खासा हट्टा कट्टा आ गया, तो बाकी दो बैठने के लिए जगह ज्यादा होगा या कम होगा? ठीक है, कम होगा। ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि अगर आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है, ठीक है, अगर आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है एंड अगर इस स्पेस में छोटे मॉलिक्यूल्स है, तो ऑब्वियसली मूवमेंट के लिए ज्यादा स्पेस रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे बड़े मॉलिक्यूल्स आ गए तो फिर मूवमेंट के लिए कम स्पेस रहेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट मींस हियर। This is the volume correction terms. As size of molecules increase, the space to move decrease. Clear? ठीक है, सो B आप यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर लो, B is related to size of molecules. As size increases, B increases. ठीक है, and let's take a common example कि अगर सपोज करो आपको अरेंज करना है in terms of B, अरेंज करना है in terms of B, let's say you have to arrange H2, H2O and benzene. ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बी किसका होगा? ऑब्वियसली H2 followed by H2O followed by benzene. ठीक है, ओके, चलो लेट्स ट्राई वन मोर। F2 Cl2 Br2 एंड I2। ठीक है, अरेंज इन टर्म्स ऑफ B, क्या आएगा बताओ? स्मॉलेस्ट विल बी, आपने ये चीज पीरियोडिक टेबल में किया होगा 10th क्लास में कि ये सारे जो है ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप साइज, क्या होता है बताओ? करेक्ट, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो F2 will be smallest followed by Cl2 followed by Br2 followed by I2। कंप्लीट कर लो यहाँ तक।
ठीक है, सो दिस वाज, अच्छा चलो ठीक है, इसको आप छोड़ दो, ठीक है, अज्यूम दिस इज इन द वेपर फेज, ठीक है, गैस उसको किया जा ही सकता है। डन। अभी के लिए आप, अभी के लिए उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी के लिए हम सिर्फ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ही देख रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टर्म ए, ठीक है, दैट इज पी, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है, तो प्रेशर करेक्शन टर्म जो है दैट इज रिलेटेड टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है। एंड जो हमने जस्ट डिस्कस किया था कि जब आपका सर फूटने जा रहा है, ठीक है, तो कोई कोई अगर आपको पुल कर रहा है, ठीक है, कोई अगर आपको पुल कर रहा है तो उसकी वजह से प्रेशर करेक्शन, ठीक है, या चलो अलग तरीके से सोच लेते हैं, लेट्स 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 टेक इट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। लेट्स से कि अगर एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल हिट करता, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट लेट्स से द प्रेशर इज 5 एटमॉस्फेयर, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट द प्रेशर इज 5 एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन एन आइडियल केस, इन एन आइडियल केस। नाउ अब देखो, सपोज करो कि आप अपना सर फोड़ने जा रहे हो, ठीक है, आपका एक बेस्ट फ्रेंड आपको बचाने आ रहा है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड आपको बचा रहा है, तो इन दैट केस द डिक्रीज इन प्रेशर will be small or large, the decrease in pressure, the decrease in pressure would be large, ठीक है, क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बचाएगा ही। so let's say in this case, let's say in this case the pressure that is observed is for example 2 atmosphere, या चलो इसको 1 atmosphere कर देते हैं, ठीक है, in this case the pressure observed is 1 atmosphere, ठीक है। एंड आप एक और जगह फिर से आप अपना सर फोड़ने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन इस बार आपको आपका ओके ओके फ्रेंड ही बचाने आ रहा है, ठीक है, वो जेलस है, वो आपके मार्क्स से जेलस है, सो इन दैट केस द डिक्रीज वुड बी स्मॉल और द डिक्रीज वुड बी लार्ज, ठीक है, इन दैट केस ऑब्वियसली द डिक्रीज वुड बी स्मॉल, ठीक है। एंड लेट्स से इन दिस केस जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, इन दिस केस जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड है दैट इज लेट्स से ओनली 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर करेक्शन टर्म आया उसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे द प्रेशर करेक्शन वैल्यू इज करेक्ट, यहाँ पे द प्रेशर करेक्शन वैल्यू इज 4, ठीक है, यहाँ पे द प्रेशर करेक्शन वैल्यू इज 2, ठीक है। तो नेचुरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है, if the attractive force is large then the pressure correction term is also large, ठीक है, whereas if the attractive force is small in that case the pressure correction term is also small, समझ में आया ना, ठीक है। so in this case what can we conclude is that the attractive force, ठीक है, the attractive force, चलो इसको पूरा लिख देता हूं, the attractive force is related to the value of a, ठीक है, the attractive force is related to the value of a and if attractive force increases a increases, ठीक है, और if attractive force decreases a decreases, या फिर आप इसका एग्जैक्टली उल्टा भी ले सकते हो, ठीक है, कि अगर a का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करेगा, या अगर a का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स भी डिक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर, कंप्लीट कर लो यहां तक। ठीक है, आप यहाँ पे ये पॉइंट लिखो कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस ए इज वॉन्डरवॉल कांस्टेंट, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा ये वाला, अच्छा ये वाला, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स, दिस ए इज वॉन्डरवॉल कांस्टेंट, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट,
ओके अच्छा चलो ठीक है, मे बी आपको ये वाला आता ही होगा, ठीक है। सो लेट्स से आई थिंक ये वाला आप कर लोगे, ठीक है। सो लेट्स से इन वन केस यू हैव हीलियम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेट्स से इन वन केस यू हैव हीलियम मॉलिक्यूल्स and in the other case you have, let's say, HCl molecules, ठीक है। in one case you have helium molecules, in the other case you have HCl molecules। आपसे हो जाना चाहिए ये, let's see, ठीक है। in which case in helium or HCl will the intermolecular force of attraction be large, ठीक है। obviously HCl का intermolecular force of attraction जो है वो लार्ज होगा, ठीक है। क्या आप लोगों को रीजन पता है, पता ही नहीं पता है, दोनों चलेगा। कैन एनीबॉडी गेस द रीजन? करेक्ट, ठीक है। मुझे पता नहीं आप लोगों ने 10th क्लास में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है क्या? पढ़ा है, ठीक है, इग्नोर इग्नोर, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही समझना है, सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है, ठीक है, पोलर का मतलब हम आगे करेंगे, डोंट वरी। अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है तो इन दैट केस इट हैज स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, देन व्हेन इट इज नॉन पोलर, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, अच्छा चलो इसका मतलब देख ही लेते हैं, चलो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। आप लोगों ने 10th क्लास में एटलीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पढ़ा ही है, यस नो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप सभी ने पढ़ाई है ना। हाउ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, डेफिनेशन क्या है उसका बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज, बताओ। Correct. Electronegativity is the tendency to attract shared pair of electron. Electronegativity is the tendency to attract shared pair of electron. ठीक है, तो shared pair obviously HCl में है क्योंकि He तो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है। तो अगर हम HCl देखते हैं, ठीक है, लेट्स से देयर आर टू He मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम दो HCl मॉलिक्यूल्स देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखो, अगर हम दो HCl मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो बिटवीन H एंड Cl, बिटवीन H एंड Cl विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। यानी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाएगा? वो Cl की तरफ जाएगा, हाँ ना, वो जो है वो Cl की तरफ जाएगा। यानी कि Cl पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, एंड H पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इस मॉलिक्यूल पे भी वही होगा, Cl पे आएगा नेगेटिव चार्ज, H पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यस नो, ठीक है। अब देखो आपको ये चीज क्लियरली पता है कि इन दिस केस दिस नेगेटिव चार्ज विल हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे HCl के केस में क्या है, देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, whereas in case of He no such force exists, ठीक है। सो इन दिस केस अगर आपको ऑर्डर लिखना है कि अगर आप HCl का HCl एंड He को अगर आप अरेंज कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ A, ठीक है, सो A ऑफ HCl विल बी ग्रेटर देन A ऑफ He, ठीक है। कंप्लीट कर लो। नहीं, यहाँ पे आप अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू 0 नहीं लोगे, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस में ही होता है, ठीक है। कंप्लीट कर लो, डन। एक और ट्राई करें, सिंपल सा ही है, ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर। आपको अरेंज करना है A, ठीक है, आपको अरेंज करना है A ऑफ H2 एंड H2O, ठीक है। ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। क्या ऑर्डर आएगा बताओ, किसका लार्जर? ऑब्वियसली H2O का लार्जर आएगा, व्हाई? बिकॉज सेम थिंग, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक है। सो इन दिस केस A ऑफ H2O
will be greater than A of H2. क्लियर? ठीक है, एक और ट्राई करें. Okay, try one more. A of CH4 and A of NH3. A is the van der Waals constant. Yes, A is the van der Waals constant. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि NH3 is greater than CH4. Clear to everyone? क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ क्या? कौन सा पार्ट बताओ, सिर्फ ये वाला? ठीक है, तो यहाँ पे देखो काफी सिंपल सा ही है, काफी सिंपल सा ही है. ठीक है, लेट्स से कि अगर आप देखते हो दिस इज कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, सो यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में नहीं नहीं नहीं. ठीक है, यहाँ पे है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में. ठीक है, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत तो याद ही होगा. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये होता है सेकेंड पीरियड. यस, नो? ठीक है, एंड देखो आपको ये भी पता है कि इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. ठीक है, तो यानी कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज्यादा आएगा. ठीक है, तो अब आपका आंसर आ गया. ठीक है, सो इन दिस केस यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन. क्लियर? Yes, and besides CH4 is anyways a non-polar compound. Clear सभी को? ठीक है, so we'll stop with the theory portion here. आज के इतना थ्योरी काफी है. इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए. विल डू वन चैप्टर, एक चैप्टर आगे आएगा, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, वहां पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव का सीरीज और भी अच्छे से करवाया जाएगा. ठीक है, अभी अगर आपको रफली आता है तो ठीक है, नहीं भी आता तो भी सच नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो रुक जाओ. ठीक है, सो we'll do some questions. One second. ठीक है, ठीक है. You can do all of these questions. 20 से 27. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 questions. How much time do you require? बताओ. 8 questions. How much time do you need? 8 minutes. ठीक है. So if you want, you guys can take a break for 5 minutes. ठीक है, आप चाहे तो ब्रेक ले सकते हो, आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हो. We will start the discussion at 1:30 is okay. ठीक है, we'll start the discussion at 1:30. ठीक है. नहीं नहीं नहीं, this is not the assignment. I will give you the assignment later. बोलो. अभी नहीं, कभी नहीं. कोहेशन एडिशन जो है ये हम बस थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे. ठीक है, आपका जहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होगा वहां पे हम कोहेशन एडिशन इसे हम काफी डिटेल में. ठीक है, सो राइट नाउ. ठीक है, सो राइट नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. इफ यू वांट यू कैन टेक अ ब्रेक, एंटायरली अप टू यू, बट वी विल स्टार्ट डिस्कशन एट 1:30. ठीक है.
री इन्फ्लेटेड का मतलब क्या है कि सपोज करो आपके पास जो स्कूटी है, ठीक है, आपके पास जो स्कूटी है उसमें आगे का पहिया उसमें आगे का पहिया जो है उसमें एक लीक है, पीछे के पहिए में लीक नहीं है, ठीक है, तो आपको कौन सा बार बार जल्दी भरवाना पड़ेगा? ठीक है, फ्रंट वन, ठीक है। तो जहां पर भी गैस फास्टर एस्केप कर रहा है, जहां पर भी गैस फास्टर एस्केप कर रहा है, वहां पे आपको सूनर, ठीक है, या वहां पे आपको और जल्दी रीइंफ्लेट करना पड़ेगा, ठीक है। यस।
डन, चेक करें। चेक करें, ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द ट्यूब विच नीड्स टू बी रीइंफ्लेटेड फर्स्ट यानी कि उसमें से गैस फास्टेस्ट एस्केप कर रहा है, एंड ये आपको ऑलरेडी पता है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लाइटर एस्केप्स फास्टर। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, फिर लेट्स गो ऑन। इक्वल वेट्स ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड, equal weights of methane and hydrogen are mixed in an empty container that the fraction of ये तो मैंने आपको बताया था, अगर equal weights है तो आप दोनों का बराबर ले लो, तो methane will be 16, hydrogen will also be 16, so this is 1 mole, this is 8 moles, तो hydrogen कितना आ जाएगा 8/9। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि आपको बेसिकली डेंसिटी ही निकालना है। ठीक है, डेंसिटी का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। ठीक है, यहाँ पे आप इसके आगे तो सॉल्व कर ही सकते हो। However, there is an even easier method. There is an even easier method. देखो कैसे, 76 सेंटीमीटर यानी कि क्या हुआ, ये तो 1 एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, एंड 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि क्या हो गया, 273 केल्विन हो गया। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज STP। ठीक है, तो STP का मतलब क्या हुआ कि 22.4 लीटर जो है, 22.4 लीटर जो है, दैट विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एंड इन दिस केस विच इज इक्वल टू 156। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और 156 ही आएगा ना, 140 154 आएगा, 154 आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 22.4। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो नो इश्यू, आप ये वाला ही यूज करो। ठीक है, नॉट एन इश्यू। क्लियर? क्लियर, यस नो? ठीक है, फिर देखो 23rd में देखो आपने क्या किया, इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर रेज्ड। ठीक है, प्रेशर का रेज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ टेम्परेचर का ही रेज करने से फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड 3 टाइम्स, सो इट शुड बिकम √3 टाइम्स। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, सी। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये वाला वैल्यू आप निकाल सकते हो, दिस इज नो बिग डील। ठीक है, RMS टू एवरेज, RMS इज √3, एवरेज इज √8/π। ठीक है, 23 क्या हो, 23 नहीं समझ में आएगा? 23 चलो ठीक है, 23 नहीं समझ आया तो देख लो एक और बार। ठीक है, बेसिकली C2/C1 इज इक्वल टू √T2/T1। ठीक है, अब तो हो जाएगा 23 वाला। ठीक है, C2/C1 इज इक्वल टू √T2/T1, अब आपसे हो जाएगा। ठीक है, now 24 के केस में RMS टू एवरेज यानी कि √3:8/π। अब आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है कि √3 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, √3 इज ग्रेटर, तो आपका ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट शुड आइदर बी दिस वन, ठीक है, और इट विल बी दिस वन। इसके आगे आप चेक कर सकते हो जाएगा, जो भी है जो भी है। मूविंग ऑन, the average velocity of an ideal gas is, ठीक है, तो सिंपल सा ही है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितने टाइम्स हो रहा है, टेम्परेचर इज बिकमिंग 4 टाइम्स। ठीक है, तो अगर 25 वाला टेम्परेचर इज बिकमिंग 4 टाइम्स। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स होगा तो स्पीड कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। ठीक है, वाई, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू √T। ठीक है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू √T, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0.6। क्लियर? ठीक है, 26 तो बहुत ही सिंपल है, 26 का आंसर क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 25 में चलो देखो, ठीक है, देखो देखो 25 फिर से देखो, 25 में C इज इक्वल टू √,
3RT/m, ठीक है, जो भी एवरेज है ना, तो 8/पाई, ठीक है। तो C इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, C इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 300 है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना हुआ, 1200 हुआ, यस नो, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स हुआ, ठीक है, 4 टाइम्स हुआ। एंड अगर आप 4 का अंडर रूट लोगे तो फिर कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे 0.3 है, इसको आप ट्वाइस करोगे तो ये आपका 0.6 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। 26 तो सिंपल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो, हम आगे एक चैप्टर करेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर 27 देखो, द टेम्परेचर इज रेज्ड, ठीक है, द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 127 टू 527, 127 इज 400 केल्विन, ठीक है, एंड 527, 527 कितना आ जाएगा, 800 केल्विन आ जाएगा, यस नो, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हुआ, डबल हुआ, ठीक है। पहले आप ये वाला देख लो, टेम्परेचर जो है वो डबल हुआ, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इट विल आल्सो बी डबल। क्लियर, ठीक है। देखो अगर आपको 25 नहीं समझ में आया तो 25 आप एक और बार देखो, ठीक है। 25 देखो, एवरेज वेलोसिटी एट 27, देखो एक बार जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। So average, C average is under root of 8/pi r T1/m. This is equal to C1. ये आएगा, and C2 will be equal to under root of 8/pi T2 r T2/m. ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो फिर C2/C1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ T2/T1, है ना, ठीक है। अब इसके आगे तो आप कर लोगे, ओके, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, यहाँ तक